चुनावी जीत और राजनीतिक समीकरण कैसे कैसे किस किस रूप में बदलते चले जाते हैं, ये सब कुछ बिहार में अब शपथ ग्रहण समारोह के वक्त में नजर आएगा। लालू यादव सबके प्रिय हो चले हैं, मंच पर साथ में नजर आ सकते हैं, नजर आएंगे ही। राहुल गांधी उनके साथ, इन सब के बीच केजरीवाल भी नजर आएंगे शीला दीक्षित के साथ, केजरीवाल नजर आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, हरियाणा के सीएम जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, शरद पवार की मौजूदगी भी होगी, प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी भी होगी। ये सारी परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर क्या एक नए बड़े राजनीतिक चुनौती के मद्देनजर सबको एका करती है, या फिर राजनेताओं की लकीर सत्ता से आगे जाती नहीं और सत्ता से पीछे लौटने की स्थिति में सबको एकजुट कर देती है? चर्चा हम लगातार करें, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की अगर शपथ नीतीश ले रहे हैं, महागठबंधन ने बिहार की जनता के जरिए पूर्ण बहुमत दिलाया है, इस महाजीत के असली नायक कौन है? रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में एक बार फिर चला लालू यादव का सिक्का। लालू ने साबित कर दिया कि वही हैं सियासत के सबसे बड़े बाजीगर, सियासत में सबसे बड़े किंग मेकर। अब तक लालू यादव से लड़कर नीतीश कुमार 4 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन नीतीश 5वीं बार गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, तो उनके पीछे सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़े हैं लालू यादव। प्रारंभ से ही हम सब लोग एक मत रहे, कोई विवाद सामने नहीं था और आगे का भी साझा कार्यक्रम भी हम लोगों ने मिलकर तय किया। नीतीश कुमार को इस बार की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सही मायने में लालू यादव का रिटर्न गिफ्ट है। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनावों से पहले लालू यादव की पार्टी से गठबंधन करने का जोखिम लिया था। ये सियासी गठबंधन अगर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटा है तो इसका सेहरा लालू यादव के सिर ही बंधेगा। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनावों में 101 सीटों पर किस्मत आजमाई, जिनमें से 80 सीटों पर उसे रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली। इस चुनाव में आरजेडी की जीत का स्ट्राइक रेट 79.20 का रहा, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 101 में से 71 सीटों पर जीत मिली। जेडीयू का स्ट्राइक रेट था 70.29। बिहार के पिछड़े वर्गों के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज, दलित, महादलित और अपर कास्ट के गरीब लोगों ने इतना बड़ा जबरदस्त मतलब समर्थन दिया है कि भाजपा का सुफला साफ हो गया। लालू यादव का करिश्मा इस नाते भी बड़ा है क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की सत्ता थी, उसका फायदा उन्हें मिलना था। लेकिन लालू को तो बिहार की जनता का एक बार फिर से भरोसा जीतना था और लालू ने ये भरोसा जीता भी। बरसों बाद लालू के घर में खुशियों ने दस्तक ही नहीं दी, डेरा भी डाल दिया। जीत का जश्न देखा है। बहुत दिनों से वनवास सा चल रहा था सत्ता से, सत्ता में अब वापसी हुई। बहुत जश्न का माहौल यहाँ पर, बहुत जश्न का माहौल है, पूरा बिहार में माहौल है। किसको श्रेय देती हैं इतनी बड़ी जीत? सर तो बिहार के जनता के दे रहे हैं। आप लोग बताइए कि अब कैसा लग रहा है, क्योंकि आप शुरू से ही अच्छा लग रहा है, बस जो बोलते थे अब उनका मुंह बंद हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव रहा, सबको हम थैंक यू बोलते हैं बिहार की जनता को, और ऐसे आगे आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। भाइयों को क्या देखना चाहेंगे आप? भाई अपना विधायक बन ही गए हैं, अब आगे वो देखेंगे क्या बनना। मंत्री, डिप्टी सीएम कुछ नहीं, जैसा होगा वैसा ही। लालू के घर में ही नहीं, आरजेडी के दफ्तर में भी रौनक लौटी। पार्टी कार्यकर्ताओं के भी दिन बहुरे। 90 के दशक में लालू यादव की छवि किंग मेकर नेता की बनी थी। 1996 में एचडी देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के पीछे लालू यादव की बड़ी भूमिका थी, लेकिन उसके बाद किश्तों में मुसीबतें उनके सिर आईं, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। लालू यादव ने जिंदगी की हर चुनौती स्वीकार की, हर इम्तिहान से गुजरे, न कभी हारे, न टूटे और न ही रुके, बल्कि दोगुनी ताकत से अपनी किंग मेकर की भूमिका वापस पाई। राजनीति की नब्ज पकड़ने वाले धुरंधरों के अनुमानों को धता बताते हुए लालू यादव ने दिखा दिया कि सियासत में कैसे बाजी पलटी जाती है। मेरा सर्वेक्षण सही निकला, मेरा सर्वेक्षण सही निकला, हमें प्रोजेक्ट तक पहुंच गए। हमारा सर्वेक्षण राइट और बाकी का सबका फेल। लालू ने न सिर्फ अपनी खोई जमीन हासिल की बल्कि अपनी ताकत भी बढ़ाई।
उनके दो बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव विधायक बने। लालू भले ही बिहार के किंग नहीं बन रहे, भले ही इस सरकार में उनकी भूमिका पर्दे के पीछे हो, लेकिन लालू ने एक बार फिर अपने पुराने जुमले समोसे में आलू और बिहार में लालू की सत्यता को जमीन पर उतार दिया। कुमार अभिषेक के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। बहुत तेजी से सियासत कैसे बदलती है, सारे रंग इस रिपोर्ट में भी थे। रामकृपाल लालू के साथ चल रहे थे, आज वो बीजेपी के साथ हैं। श्याम रजक कभी लालू के साथ थे, जेडीयू में आए, जेडीयू में इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, 2013 में मंत्री बनाया गया था। ये सारी परिस्थितियां बदलती हैं नए गठबंधन के तौर पर, नई परिस्थिति। मीम अफजल साहब, क्या इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि कुछ नई चुनौती है तो नए तरीके का गठबंधन, नए लोगों का साथ? देखिए, बिहार की हद तक तो बिल्कुल सही है, और आप जिस तरह से सोच रहे हैं मैं समझता हूं कि वैसा ही कांग्रेस ने भी सोचा और वो एक तजर्बा किया, और वो तजर्बा कामयाब भी हुआ। मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में अभी देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। देखिए, बुनियादी बात यह है कि देश की राजनीति बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में है। एक वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और या उनसे जुड़ी हुई सोच के लोग हैं। एक सोच वो है जो सोशल जस्टिस की बात करती है। एक सोच वो है जो सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक सोच की बात करती है। एक तरह से अगर लूजली हम बात करें, थोड़ा सा ढीला करके इसको देखें, तो 3-4 तरह की सोच है। एक लेफ्टिस्ट भी हैं, लेफ्टिस्ट ज़रूर कमज़ोर हुए हैं, इससे मैं समझता हूँ जो पूरा डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ झटका लगा है। अब पहले ये सारी जो फोर्सेस थी आमतौर पर कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठी होती थी। आपने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा कि हर चीज़ सत्ता से जुड़ी हुई होती है और वही बदलती है चीज़ों को। बिल्कुल सही कहा आपने। सत्ता जो है वो बुनियादी तौर पर एक पिवटल रोल अदा करता है और उसकी बुनियाद पर समीकरण बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि एक आइडियोलॉजिकल बेस जो होती है वो बहुत मजबूत होती है। अभी लालू जी के ताल्लुक से आपने एक रिपोर्ट दिखाई। कुछ अरसे पहले तक लोग ये कहते थे, पार्लियामेंट के अंदर बैठकर लोग कहते थे कि लालू यादव दोबारा सियासत का मुंह नहीं देख पाएंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं उस ज़माने में भी कहता था, जिन लोगों का मास बेस होता है वो लीडर कभी ख़त्म नहीं हुआ करते हैं। जिस दिन वो मुनहरिफ हो जाते हैं या उनके खिलाफ चले जाते हैं, तब उनकी तबाही और बर्बादी के आसार दिखाई देते हैं। लालू जी को जेल भी जाना पड़ा, सज़ा भी हुई, लोगों ने कहा कि उनकी सियासी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आज आपका इतना बड़ा चैनल ये कह रहा है कि उन्होंने बड़े कामयाबी के साथ ये साबित किया कि जिस तरह समोसे में हमेशा आलू रहेगा, इसी तरह बिहार में लालू रहेगा। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बुनियाद जो है, आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी हम लोग बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आज पावर में आई है तो उसकी जो एक सोच है, उस सोच को वो आकर के लेकर के चली और उसमें उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। जो उनका अपना एक एजेंडा है उसको उन्होंने कभी पीछे नहीं छोड़ा। जब पीछे छोड़े हैं, ठीक है, मीम अफजल साहब एक मिनट इस बात को हम जरा सा कैनवास में ले आए, इस ढांचे को ले आए। और उर्मिलेश जी, ये सवाल चूंकि विचारधारा और सारी चीजें जोड़ दिया मीम अफजल साहब ने, शिवसेना के भी 2 नेता पहुंचने वाले हैं। शिवसेना हिंदुत्व पार्टी के साथ अपनी पहचान के साथ जीती रही है महाराष्ट्र में, बीजेपी भी कमोवेश रहती रही है, बीजेपी के भीतर से भी कुछ आवाजें आती रही हैं। ये सिर्फ विचारधारा का खेल है या कुछ और है इस दौर में? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो पूरा जमावड़ेबाजी है पटना में करने की, जो इसमें सिर्फ विचारधारा और सिर्फ दलीय गठबंधन की लालसा नहीं है। ये तो है ही है, दलीय गठबंधन, वैचारिक एक गठबंधन ये है, लेकिन साथ में बीजेपी और उसके सुप्रीम नेता को थोड़ा सा चिढ़ाने की एक कलाबाजी भी है। वरना शिवसेना को पटना में बुलाया जाना, शिवसेना सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ नहीं है लालू नीतीश और उद्धव ठाकरे में, बल्कि बिहार और उद्धव ठाकरे, बिहार और बाल ठाकरे, बिहार और शिवसेना, इनके बीच भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जिस तरह बिहारियों को
जिस तरह पूर्वांचलियों को महाराष्ट्र की सरजमी पर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना ने हमेशा कलंकित किया, हमेशा उनको घेराबंदी की, हमेशा उनको परेशान किया, उत्पीड़न का शिकार बनाया, तो उसकी वजह से पूरा बिहार जो है शिवसेना की राजनीति को नापसंद करता है। क्या ये खतरे की घंटी है? इसके बावजूद बुलाना ये चिढ़ाने के लिए। प्रभात जी, ये खतरे की घंटी है जो बिहार के लिए खलनायक है। नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सभी के लिए मंच तैयार है, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का। शिवसेना खुले तौर पर कहते रही है। क्या ये खतरे की घंटी नहीं है आप लोग के लिए? नहीं नहीं नहीं, कोई खतरे की घंटी नहीं है। आपने पहले कहा कि एक जश्न है रामलीला मैदान पर, और जश्न में सभी को बुलाया गया है, और वो नहीं जाते तो भी आप कहते, और गए हैं तो भी कह रहे हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि किसी की खुशी में शामिल होना, उसके साथ खड़ा होना, ये एक अलग अलग दो मायने होते हैं और दो अलग अलग पहलू हैं। इसलिए मेरा मानना है कि उसको उससे जोड़कर देखना ये उचित नहीं होगा। हां, जश्न है, बुलाया गया है, इसलिए शिवसेना के लोग गए होंगे, लेकिन उसका कि हमारे लिए कोई खतरे की घंटी है? हम तो हर खतरों से खेलने वाले लोग हैं। आज तो पुण्य प्रसून जी लोग जीत की आशा कहते हैं, जब नहीं जीतते थे तब भी हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, और हम जानते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत पर विश्वास करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे। जावेद साहब, आप चूंकि मौजूद हैं गांधी मैदान में ही, सवाल ये हर किसी के जहन में आ रहा है, संदेश वहां से क्या निकलने वाला है? महज जश्न है, सिर्फ शपथ ग्रहण है, या कुछ और है? क्योंकि जिस तरीके की भव्यता के साथ मंच है वह भी बहुत सारे नए संकेत दे रहा है। बिल्कुल प्रसून जी, यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो यही है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, बशर्ते जो पार्टियां हैं बीजेपी के मुखालिफ वो साथ आ जाएं। अगर एक महागठबंधन नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बने तो ये पॉसिबल है कि बीजेपी को रोका जा सकता है, उनको पराजित किया जाता है। और खास तौर देखिए, बहुत लोगों के सोचने के तरीके में और हृदय परिवर्तन हो रहा है। मेरी अजीत जोगी से बात हो रही थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, और गठबंधन होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इसमें लीड लेनी चाहिए, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां भी और लाइक माइंडेड पार्टीज को अकोमोडेट करना चाहिए। तो सब जानते हैं कि मरता क्या नहीं करता, सब जानते हैं कि अब मजबूरी में यही एक रास्ता बाकी है कि अगर पार्टियां एकजुट हो जाएं तो जैसे बिहार में इनको चित किया गया, राष्ट्रीय लेवल पे भी किया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल कतई नहीं मान लेना चाहिए कि ये सीमलेस ट्रांजिशन होगा या ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश की दोनों जो प्रभावित पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा नहीं है। बसपा तो पहले ही से नहीं आने वाली थी। मुलायम सिंह यादव, आज अखिलेश यादव, शिवपाल यादव आने वाले थे, लेकिन सुबह में वो कल्टी मार गए। उन्होंने मैसेज कर दिया कि वो नहीं आ सकते, उनके वो और चीजों में बिजी हैं। तो ये सब एक संकेत है। जावेद साहब, एक सवाल, 35 नामों को ट्वीट किया जा सकता है नीतीश कुमार ने, 35 नामों को ट्वीट किया नीतीश कुमार ने, उन 35 में से 15 कांग्रेस के। ये क्या मैसेज है? जश्न कांग्रेस के भीतर ऐसा है कि लग रहा है उसको जीवन मिल गया एक नया, सब चीज ध्वस्त हो चला था और बिहार ने कमाल कर दिया। जी देखिए, एक तो जीवन मिल गया, दूसरा ये कि उन्हें एहसास होता है, उन्हें भी अब एहसास है कि आगे का रास्ता यही है। अगर मोदी, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के पास क्या है, वो ये कि मोदी को रोकना है। 2019 में इनको पराजित करना चाहिए वो, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अभी एहसास है कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, उनको सबके साथ मिलकर करना होगा। 2004 में भी ऐसे ही हुआ था। कोई ये मानता था कि सोनिया गांधी खुद लोगों के घर जाएंगी, वो रामविलास पासवान के घर गई, वो सारे लोगों को मिला के वो सबको एक बैनर के नीचे ले आके यूपीए फॉर्म किया, उसके बाद इलेक्शन। मैदान पूरी तरीके से तैयार है और इन सब के बीच एक जानकारी आ रही है कि मौसम थोड़ा खराब होने की वजह से जहाज कुहासा हुआ है, और मौसम जो खराब है उस वजह से जहाज नहीं उतर पा रहे हैं। ओमान चांडी जिस विमान में मौजूद थे वो रांची में फिलहाल लैंड किया है, और वहां पर उसके साथ हमारे संवाददाता संजय बरागटा भी, हम कोशिश कर रहे हैं कि संजय बरागटा से बातचीत हो जाए। हाँ संजय, क्या मौसम खराब है आपके साथ उस विमान में, और कौन कौन है? जी, इस वक्त यहाँ पर केरला के मुख्यमंत्री ओमन चांडी इस विमान में थे, और
जलील मस्तान जो कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान जिनको की मंत्री बनना था, बड़ी मुश्किल से हरी झंडी मिली थी आला कमान से, राहुल गांधी से मिलकर आ रहे थे, लेकिन गलत फ्लाइट में बैठ गए। अब रांची आना पड़ा। बहरहाल पता लगा है कि पटना में मौसम खराब, अब थोड़ा सुधर गया है, विजिबिलिटी बढ़ी है, तो एक प्लेन शायद वहां पर एयर इंडिया का उतरा है और यहाँ से अब रांची के बाद वहां पर शायद 2 बजे तक ये पहुंच पाए शपथ के लिए, वरना कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। तो आपके विमान की क्या जानकारी है, वो उड़ान भरने वाला है या और विलंब है अभी? नहीं, अब विमान काफी देर तक चक्कर काटता रहा पटना के ऊपर, विजिबिलिटी सुधरी नहीं तो फिर रांची भी इसको आना था, तो ये रांची आ गया है। यहाँ पर जाहिर है जैसे कि SOP होता है कि 40 मिनट कम से कम सवारी उतारने में, चढ़ाने में लगेंगे, उसके बाद फिर से ये पटना की तरफ उड़ान भरेगा और उम्मीद करिए कि 1:15 बजे तक ये पटना फ्लाइट पहुंच पाएगी। चलिए, जब पटना पहुंचे तो फिर हम लोग बात करेंगे। मौसम कुछ ठीक हुआ, जो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अब वहां पर विमान उतर रहे हैं और एयर इंडिया का एक विमान उतरा है, यानी सारे VVIP चूंकि इसी बीच में 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में सबों की आवाजाही थी, तो मौसम ठीक हो तो इन सब के बीच, लेकिन भव्यता जबरदस्त है गांधी मैदान में, जिस तरीके का मंच बनाया गया है और एक सियासी चुनौती के साथ क्या ये शपथ ग्रहण उस दिशा में जा रहा है? आलोक जी, क्या ये इस बात को माना जाए, जिस बात का जिक्र लगातार निकल के आ रहा है कि एक नई चुनौती है, नई धारा है, नया राजनीतिक मिजाज है, नए तरीके का गठबंधन है, शिवसेना भी पहुंच रही है, ये सारी परिस्थितियां? देखिए प्रसून जी, शिवसेना को तो आप उस तरह नहीं जोड़ सकते। आप याद करें, हिंदू महासभा एक होती थी, दूसरी पार्टियां, नेहरू युग में तो वैसे सब लोगों को साथ लेने की जरूरत होती थी, इसलिए हम उस पर तो नहीं जाते। लेकिन ये सही है कि एक नई शुरुआत हो रही है और जो साथी हैं वो सब इस सोच के जा रहे हैं कि वो भाजपा और मोदी का विकल्प बना सके। लेकिन अजीत जोगी का नाम चूंकि अभी लिया था हमारे मित्र ने, मैं कहूँगा कि देखिए अजीत जोगी ने मायावती का, मुझे याद है वो बड़े सूत्रधार थे, वो और अर्जुन सिंह, जिन्होंने मायावती को कांग्रेस के साथ लिया था। उसके बाद कांग्रेस का क्या हर्ष हुआ अब यूपी में जानते हैं। तो कई बार कांग्रेस इस कीमत पर कितना गठबंधन आगे करेगी। और राहुल गांधी कुछ समय पहले तक ये कहते थे कि अकेला चलो, इसलिए बिहार का चुनाव उन्होंने अकेला लड़ने का फैसला करवाया था पीछे रह करके भी। तो आगे की रणनीति में कांग्रेस अपना खेल भी देखेगी, ये आप मान के चलिए, ये मत मानिए कि वो एकदम स्वीकार कर लेंगे। अभी के हाल में हो सकता है 2024 यदि राहुल गांधी आना चाहते हैं तो 2019 के लिए वो नीतीश को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कश्मीर से आ रहे हैं, कन्याकुमारी से लोग आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, मणिपुर से आ रहे हैं। एक कमेंट चाहेंगे, रामकृपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी से कोई नहीं आ रहा है, ना मायावती ना समाजवादी पार्टी, कोई नुमाइंदा नहीं। ये मैसेज आपका जो कहना है वही अपने आप में मैसेज है। उत्तर प्रदेश अगर माइनस है तो मैंने पहले भी कहा था और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। देखिए, जब सत्ता में जो रहता है, कभी इस तरह के प्रयोग कांग्रेस के खिलाफ हुआ करते थे। 74-77 का दौर याद कर लीजिए, तो कांग्रेस के खिलाफ देश की सारी ताकतें, यही होता था कि सेंटर में जो है उसके खिलाफ एक हमेशा एक रीजनल बाकी पार्टियों में भी फीलिंग रहती है। अभी चूँकि बिहार, निश्चित तौर पर बिहार से जो इनपुट मिला है वो उत्साहवर्धक है। मैं पहले भी चुनाव पहले कहता था कि बिहार के जीत में ये नए प्रयोग की कोशिश की जाएगी। कोशिश परवान चढ़ती है या नहीं, तब भी मैंने कहा था कि मायावती मुलायम को भी एक मंच पर लाने की कोशिश हो सकती है, केजरीवाल भी उसका हिस्सा हो सकते हैं और ममता बनर्जी भी उसका हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन ये दूर की संभावनाएं हैं अभी। लेकिन जो आलोक जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, मैं बताऊं आपको, सवाल इसमें कांग्रेस का है। अगर आप देखें कि बिहार की जीत ने सबसे ज़्यादा किसका नुकसान किया है, पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है। ये पहली बार इस मुल्क में है आज़ादी के बाद कि पार्लियामेंट में कॉमन अपोजिशन का कॉमन एजेंडा बने। इसकी अपील वो व्यक्ति कर रहा है जो MLC है, विधायक भी नहीं है, नीतीश कुमार, और कांग्रेस हाशिए पर है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। तो अब देखिए कि रोल कैसे पलटने जा रहा है। निसग म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी